हाँ भाई, क्या हाल है आप सभी के? सभी अच्छे? चलिए, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 6 मई से हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट है और मैं आशा करता हूं कि आप इन क्लासों से बहुत ही लाभान्वित होंगे। तो देखिए बच्चों, आज जो हम बात करेंगे ना, अपने बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि बायोलॉजी 12th क्लास का जो ये नया सिलेबस है एनसीईआरटी, ठीक है। तो फर्स्ट वन मैं आपको इस सिलेबस के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूं, उसके बाद हम अपने टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे इस 12th क्लास में बहुत ही आसान से 16 चैप्टर है, 16 चैप्टर, ठीक है। इन 16 चैप्टरों को टोटल 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। 5 यूनिट, समझ में आ गई बात? अच्छा, इन 16 चैप्टर में से स्टार्टिंग की जो यूनिट है, या मैं कहूं स्टार्टिंग के 1 से 4 नंबर तक के जो पार्ट है ना, वह एक यूनिट में है और उस यूनिट का नाम है जनन, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इस यूनिट में, इस फर्स्ट यूनिट में जिसमें हम 4 चैप्टरों का अध्ययन करेंगे, उस यूनिट का नाम जनन है। और ये आपके लिए 12th बोर्ड में टोटल 11 मार्क्स की है, 11 अंक, ठीक है। 11 अंक की आपकी पहली यूनिट है, जिसमें आप 4 पार्ट पढ़ेंगे, 1, 2, 3 और 4। ये चारों ही पार्ट आपको 12th बोर्ड क्लास में 11 नंबर के मिलेंगे। उनका डिवाइडेशन कुछ इस प्रकार है। अभी मैं जैसे फर्स्ट यूनिट की बात कर रहा हूं, तो मैं फर्स्ट यूनिट के ही बारे में बता देना चाहता हूं अभी आपको। जैसे पहला जो पार्ट है, क्योंकि आज जो हम बात करेंगे वो अपने चैप्टर नंबर फर्स्ट की बात करेंगे, और उस चैप्टर का जो बोर्ड ने अंक निर्धारण किया है, देखो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा कोई भी चैप्टर कितने मार्क्स का है, ठीक है। बोर्ड ने उसके लिए कितने अंक निर्धारित किए, ये जानना ना बेहद ही जरूरी होता है, ठीक है। तो जो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है, उसके लिए बोर्ड ने 2 अंक निर्धारित किए, ठीक है, 2 नंबर। सेकंड जो पार्ट है, उसके लिए 4 अंक निर्धारित किए। तीसरा जो पार्ट है, उसके लिए 3 अंक निर्धारित किए हैं। और चौथा जो पार्ट है, उसके लिए 2 अंक निर्धारित किए हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार 11 नंबर की हमारी फर्स्ट यूनिट है, और जिस यूनिट का नाम है जनन। अच्छा, जनन जो यूनिट है ना, इसमें हम क्या करने वाले बच्चों, सुनिए, हम प्लांटों में और एनिमल्स में, मतलब प्लांट्स जो हैं और जीव जंतु जो हैं, उनमें जनन की जो घटनाएं होती हैं, वो सारी चीजें हम यहां डिटेल में पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि जब भी मैं 11th क्लास में आपको पढ़ाया करता था, भैया पास्ट की बातें पढ़ाया करता था, अब तो 12th में पढ़ रहे हैं आप, ठीक है। हाँ, पता ही नहीं चला कब आप 12th में आ गए ना। हाँ, देखिए, तो 11th क्लास में मैं आपको बता दूं कि हमने अपने प्लांट्स की और एनिमल्स का मोस्ट वन क्लासिफिकेशन और उनकी स्ट्रक्चर के बारे में जाना था। मोस्टली मैं प्लांट मॉर्फोलॉजी की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो प्लांट मॉर्फोलॉजी, जहां पर हमने प्लांट के सभी अंगों के बारे में बात की थी, उनके बारे में जाना था। और अब 12th क्लास में हम आगे बढ़ते हुए उन्हीं प्लांटों में रिप्रोडक्शन देखेंगे कि आखिर जो प्लांट होते हैं, इनमें जनन कैसे होता है, ठीक है। और जो एनिमल्स, जीव जो होते हैं, सजीव जंतु जो होते हैं, उनमें भी कैसे जनन होता है। ये दोनों ही जीवों में, प्लांट्स में और एनिमल्स में, जो जनन हम देखने वाले हैं, वो टोटल इन 4 चैप्टरों में देखेंगे, ठीक है। तो इसलिए इस पहली यूनिट का नाम जनन दिया हुआ है, जो आपके लिए बोर्ड में कितने नंबर की है, 11 नंबर की, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से हम एक एक चैप्टर को पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अभी
जैसे जैसे हम चैप्टरों पर बढ़ते जाएंगे मैं आपको हर चैप्टर का अंक निर्धारण और उससे कौन से प्रकार के मोस्ट क्वेश्चन और किस प्रकार का क्वेश्चन आने की प्रबल संभावनाएं होंगी, ये सारी बातें हम वीडियो बनाते बनाते या आप देखते देखते मैं उनको बताता हुआ जाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल साथ में, आपको कहीं भी कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, हम आपके लिए मेहनत करेंगे। ठीक है, समझ रहे मेरी बात कि कौन सा क्वेश्चन कैसे कहां से बनेगा, कितने मार्क्स का आ सकता है, कैसे आएगा, ये सारी हेडेक हमारी है, ये हमारा काम है आपको समझाने का। ठीक है, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, आपको नहीं सोचना कि इस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार आएगा, ये सारा काम हमारा है, हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए तो सुनिए, ये तो रही बात थोड़ी सी सिलेबस के बारे में। बहुत ही छोटे छोटे से मैं आपको बता दूं, इतना इंटरेस्टिंग सिलेबस है ना एनसीईआरटी, ओहो कितना इंटरेस्टिंग यार, है ना, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते आप। क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि जब हम इसको चैप्टर वाइज पढ़ते जाएंगे ना, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने लगेगी बायोलॉजी। ठीक है, सबसे सरल सब्जेक्ट लगेगी आपको, और है भी भैया हो, नहीं है क्या? 11th क्लास में नहीं पढ़ाया था क्या? देखा था ना। चलिए, कोई टॉपिक ऐसा था जो टिपिकल था? कोई भी नहीं था। ठीक है, और 12th तो भैया वैसे ही बहुत नॉर्मल होती है, आसान है ना। चलिए तो हम स्टार्ट करें। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, सुनिए। आज चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, तो मेरा एक तरीका सुन लेना आप। मैं एनसीईआरटी बुक की लाइन टू लाइन आपको नोट्स लिखाऊंगा, हेडिंग लगाकर, विद थ्योरी, पूरी थ्योरी, मतलब आप कह सकते हैं नोट्स टाइप में। ठीक है, लेकिन आपको वो नोट्स यहां से नहीं बनाने हैं। ठीक है, क्यों नहीं बनाने मैं आपको बता दूं, देखो सबके तरीके अलग अलग होते हैं। ठीक है, हाँ, मैं आपको पीडीएफ नोट्स अवेलेबल कराऊंगा। ठीक है, हाँ, लेकिन यहां भी मैं जो लिखूंगा ना, वो बिल्कुल डिटो लिखूंगा जैसे मेरे आपको नोट्स में मिलेंगे। मैंने खुद आपके लिए मेहनत करके अपने द्वारा नोट्स बनाए हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे जो पुराने नोट्स हैं, हाँ, वो मिल नहीं रहे, तो मैंने खुद इन दिनों की जो छुट्टियां पड़ी थी उनमें मैंने खुद मेहनत करके आपके लिए अपने हैंड रिटन नोट्स तैयार किए हैं। ठीक है, उनकी पीडीएफ आपको मिल जाया करेगी चैप्टर वाइज, आपको केवल यहां पर समझना है। ठीक है, समझते हुए चलना है कि किस हेडिंग, कौन सी हेडिंग लगाकर मैं कौन सी क्या उसकी थ्योरी लिखा रहा हूं और कैसे उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, बस यही बात आपको समझनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए भाई, आज का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, ठीक है, जिसका नाम है जीवों में जनन। ठीक है, जीवों में जनन, जीवों में जनन, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये जो चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है, जिसका बोर्ड ने कितने मार्क निर्धारित किए? 2 अंक। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर से 2 नंबर का एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन आता है, बहुत नॉर्मल। ठीक है, बिल्कुल भी टिपिकल क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आता, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आएगा। और क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊंगा ना, डेफिनेटली उन्हीं में से आएगा, बिल्कुल फिक्स मान के चलो आप। ठीक है, हाँ, चलिए, तो जीवों में जनन, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है। मैं आपको फिर बता देना चाहता हूं कि जैसा कि आप सभी बच्चे कोर्स तो ले आए होंगे, नया सिलेबस आ गया है, आप ला सकते हैं, और उसमें जो आपकी एनसीईआरटी बुक है, तो उसमें भी आप देखते हुए चलें। बाकी मैं आज आपको पीडीएफ सेंड कर ही दूंगा, तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। तो जीवों में जनन, हमारी बुक में सबसे पहली एक हेडिंग है जिसका नाम है जीवन अवधि। ठीक है भाई, जीवन अवधि
जिसको बोलते हैं लाइफ स्पान, लाइफ स्पैन, ठीक है, जीवन अवधि। सुनिए, हमारी सिलेबस का 1 नंबर का ये पहला क्वेश्चन है एक डेफिनेशन के रूप में, ठीक है। अब जिसको मैं आपको बताता जाऊं, आपको बस बिल्कुल वो उसी प्रकार से पढ़नी है, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि आपको दिख रहा है इस चैप्टर में जिसका नाम जीवों में जनन है, उसकी पहली हेडिंग क्या है? जीवन अवधि, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइफ स्पान। अब सुनिए, परिभाषा सुनिए, किसी भी जीव के जन्म से, किसी भी जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के काल को उस जीव की जीवन अवधि कहते हैं। उस जीव की जीवन अवधि कहते हैं, ठीक है। शब्द वगैरह में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कोई छोटा शब्द तो नहीं बन रहा? हाँ, सही बन रहा है, आप समझ पाएंगे आसानी से, ठीक है। चलिए भाई, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सुनिए एक डेफिनेशन, लाइफ स्पान यानी कि जीवन अवधि। ध्यान से सुनना, देखो कितनी सिंपल डेफिनेशन है। सुनिए, हर जीव जन्म लेता है और अगर किसी जीव ने जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु भी निश्चित है, ऐसा श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, ठीक है। हाँ, चलिए, तो जीवन अवधि की मैं बात करूं, एक बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन देखिए क्या है कि कोई भी जीव होता है ना, कोई भी जीव, आप सभी सजीवों की बात कर रहा हूं मैं, निर्जीव की बात नहीं कर रहा, मैं केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि सजीव की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो कोई भी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु, अच्छा आप इस पॉइंट पे जरा ध्यान दीजिए, ठीक है। क्यों? सुनिए, अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे ना, किसी भी जीव के जन्म से उसकी मृत्यु तक के काल को उसकी जीवन अवधि कहते हैं, ये गलत है। क्यों गलत है भाई? देखिए, मृत्यु अगर प्राकृतिक होती है, प्राकृतिक का मतलब है वृद्ध अवस्था में जाकर और अपने आप होती है, ठीक है, तो उसे हम नेचुरल डेथ बोलते हैं, है ना। और यदि किसी भी जीव की सडनली डेथ हो जाए, कोई एक्सीडेंट से, कोई खतरनाक डिजीज से, तो हम उसे बिल्कुल भी उसकी लाइफ स्पान या जीवन अवधि नहीं बोलेंगे, ठीक है भाई। आप कैसे बोल देंगे? कोई व्यक्ति है 10 साल की एज में मर जाता है, कोई व्यक्ति खतरनाक बीमारी से 50 साल की एज में मर गया, तो क्या ये उसकी जीवन अवधि है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। जीवन अवधि का मतलब ही प्राकृतिक मृत्यु से होता है, ठीक है। तो यदि आप नोट्स में या आप इसकी डेफिनेशन में प्राकृतिक मृत्यु नहीं लिखते हैं, प्राकृतिक शब्द नहीं लगाते हैं, तो ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करेगा, वो आपको इस पे मार्क्स देगा या नहीं देगा, ये उसके माइंड पे डिपेंड करेगा केवल, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से तो भाई बिल्कुल आप खुद सोच सकते हैं कि क्योंकि एनसीईआरटी बुक में स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के काल को हम उस जीव की जीवन अवधि कहते हैं। तो ये प्राकृतिक मृत्यु जो शब्द है ना, वो इस डेफिनेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल इन्हीं पॉइंटों पे फोकस करते हुए चलना है, ठीक है। चलिए, तो मैं आशा करता हूं कि जीवन अवधि की जो डेफिनेशन है वो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी। बहुत ही सिंपल सी तो है। देखिए, कोई भी किसी भी जीव की जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के काल को हम उस जीव की क्या कहते हैं भैया? जीवन अवधि कहते हैं। क्या दिक्कत है इस डेफिनेशन में बताओ? बहुत नॉर्मल सी तो है ना। चलिए, ये प्राकृतिक शब्द आपको जरूर लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये शब्द हमारी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, ठीक
ठीक है। हाँ, तो बिल्कुल ये प्राकृतिक मृत्यु ही आपको लिख के चलनी है, आपको खाली मृत्यु नहीं लिखनी, ठीक है, क्योंकि मृत्यु तो कोई भी जीव की कभी भी हो सकती है, तो हम उसे उसकी जीवन अवधि नहीं बोलेंगे। यदि किसी जीव की जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु हो तब हम उसको जीवन अवधि बोलते हैं, ठीक है। हाँ, चलिए अब मैं यहां पर एक नोट आपको बता देना चाहता हूं, ध्यान से सुनना, कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, यूनिसेलुलर जिनको बोलते हैं भैया, एक कोशिकीय जीव जो होते हैं जिनका नाम जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, ठीक है, एक कोशिकीय जो जीव होते हैं ना उन्हें हम अमर कहते हैं, अमर माने जाते हैं भैया, इमोर्टल्स माने जाते हैं, इमोर्टल्स, इंग्लिश में अमर को इमोर्टल्स बोला जाता है, ठीक है। तो एक कोश के जो जीव होते हैं जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, ये अमर माने जाते हैं। यदि आपसे इनका कारण पूछे कि भाई एक कोशिकीय जीवों की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती अर्थात ये अमर माने जाते हैं, क्यों, तो मैं आपको बता दूं, इनमें जनन की एक विधि पाई जाती है जिसका नाम है द्विविखंडन, द्विखंडन या द्विविभाजन, ठीक है, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो इस विधि का जिक्र अभी हम आगे करने वाले, पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे इसका। तो देखिए, जिन जीवों में द्विखंडन विधि से जनन होता है, अर्थात मैं आपको बता दूं, जैसे सपोज कीजिए ये एक अमीबा है, मैं एक ऐसा ही रफली डायग्राम बना रहा हूं आपको समझाने के लिए केवल, ठीक है, आगे बहुत अच्छा इसका डायग्राम बनाएंगे। ये जो अमीबा होता है, ठीक है, अब जैसे ही अमीबा ने अपनी जिंदगी जी ली है, आराम से इसने एंजॉय किया, पानी में रहकर तैर कर, है ना, अपनी जिंदगी जी ली, और जब इसको लगा यार मैं तो जिंदगी से बोर हो गया, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये कुछ नहीं करता भैया, अपने शरीर को दो भागों में तोड़ लेता है, तोड़ लिया इसने, अपने शरीर को दो भागों में तोड़ लिया और ये अलग अलग दो नई संतति बना देता है। आप बताइए इसकी मृत्यु हुई क्या, बिल्कुल भी नहीं हुई। इसका जो बेटा प्रोटोप्लाज्म है, इसका जो जीव द्रव्य है, वो जीव द्रव्य इन प्राणियों में है, ठीक है, डिवाइडेशन हो गया अमीबा का, दो संततियां बन गई, तो ये इसलिए अमर कहे जाते हैं, क्यों, क्योंकि इनमें द्विखंडन विधि होती है और ये आवश्यकता पड़ने पर अपने शरीर को दो भागों में विखंडित कर नया जीवन यापन करते हैं, है ना। ये अब इनकी संतानें हैं, ये अब ये वयस्क हो जाएंगी फिर जीवन यापन करेगी, अब जब ये अपनी जिंदगी जी लेंगे फिर द्विखंडन विधि करेंगे, तो बिल्कुल इस प्रकार ये अपनी संतति उत्पन्न करते जाते हैं। अतः इनकी कभी भी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती। प्राकृतिक में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप तो इनको मार सकते हैं, ठीक है, कृत्रिम मृत्यु तो इनकी निश्चित है। ऐसा मत समझना कि आप इनको मारने की कोशिश करें और ये नहीं मरे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये केवल इनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, कृत्रिम मृत्यु इनकी हो जाती है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो मैंने आपको नोट में इसीलिए लिखाया है क्योंकि मैंने यहां पर जो जीवन अवधि की डेफिनेशन लिखाई है उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि कोई भी जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के काल को हम उस जीव की जीवन अवधि कहते हैं। ये डेफिनेशन थी और उसमें आपको एक नोट मिला। ये सारी चीजें आप मेरे नोट्सों में बिल्कुल एज इट इज एज लिखी हुई हैं, आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है केवल कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो अमर होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें द्विखंडन विधि से वो अपने समान दो नए जीव बना देते हैं और नया जीवन यापन करते हैं, इसलिए उनकी कभी भी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती, ठीक है। चलिए, तो इतनी बात आपको आसानी से समझ में आ गई। आगे चलें तो ये आपको दो बातें समझ में आ गई ना, एक जीवन अवधि की डेफिनेशन और ये जो मैंने नोट आपको लिखाया है ना, ये आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, ठीक है। पॉइंट वाइज हम ऐसे ही बढ़ते चलेंगे। आगे बढ़ूं, अब मेरे सुनिए, यहां आगे एक टॉपिक है जिसका नाम है विभिन्न जीवों की
जीवन अवधि, विभिन्न जीवों की जीवन अवधि। सुनिए मेरी बात, हमारी एनसीईआरटी बुक में एक पृष्ठ पर कुछ डिफरेंट जीवों की लाइफ स्पैन, उनकी जीवन काल का जिक्र किया है और उन्होंने कुछ का जीवन काल तो लिख रखा है और कुछ का जीवन काल हमसे पूछा है। ठीक है, तो मैं आपको यहां पर एक बात और बता देना चाहता हूं, हमें केवल उन्हीं जीवों की जीवन अवधि के बारे में जानना है जो एनसीईआरटी बुक ने हमारे लिए दी है। उसके अलावा हमें और कोई एक्स्ट्रा चीजें उसमें नहीं पढ़नी है। ठीक है, एक्स्ट्रा पढ़ाने को तो बहुत पढ़ा सकते हैं। ठीक है, हर एक टॉपिक को हम बहुत लंबा खींच सकते हैं, लेकिन उसमें कोई मजे वाली बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें तो अपने केवल सिलेबस से मतलब है और उसी के अकॉर्डिंग हमें सारी बातें लेते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए, तो टॉपिक क्या है? विभिन्न जीवों की जीवन अवधि। तो मैं यहां कुछ जीव लिख रहा हूं और उनकी जीवन अवधि के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हाथी, उसके बाद आता है कुत्ता, गाय, मगरमच्छ, उसके बाद कछुआ और घोड़ा। ठीक है भाई, तो ये तो जंतु हैं, मैं बिल्कुल इनको कैटेगरी वाइज लिख रहा हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, गुलाब, केला, ठीक है, बरगद। ठीक है, ये हमारे प्लांट है। इनके बाद हम बात करते हैं कुछ पक्षियों की और कुछ कीटों की जो यहां पर दिए हुए ना। तो कौवा, तोता, फलमक्खी और तितली। देखिए सुनिए, वैसे तो आज तक कभी इनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ठीक है, इनकी जीवन अवधि को लेकर कि किस जीव की क्या जीवन अवधि होती है, लेकिन फिर भी हमें पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, हाँ, संभावनाएं तो है क्योंकि एनसीईआरटी बुक में स्पष्ट दिया हुआ है, तो हो सकता है कोई एक दो क्वेश्चन यहां से बन जाए 1 नंबर का। ठीक है, तो देखिए, हाथी की यदि मैं बात करूं तो इसकी जो एज होती है वो 60 से 90 वर्ष होती है। ठीक है, देखिए, हर बुक में या हर टीचर कुछ औसत आयु अलग अलग लिखाता है, तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, हाँ, क्योंकि इन सभी की अलग अलग ही एज मिलती है। कोई 60 से 90 बोलेगा तो कोई 70 से 90 बोलेगा ना, इर्द गिर्द ही उनकी एवरेज आयु होती है। ठीक है, हाँ, तो हाथी जिसकी एज 60 से 90 वर्ष होती है, वहीं मैं कुत्ते की यदि बात करूं तो उसकी 12 से 15 वर्ष भी होती है। ठीक है, 12 से 15 साल। गाय की मैं बात करूं तो इसकी एज 20 से 25 वर्ष होती है, गाय की एज। मगरमच्छ की मैं बात करूं तो इसकी एज 60 वर्ष होती है। कछुआ की मैं बात करूं तो इसकी एज 100 से 150 वर्ष तक होती है। और ऐसे में घोड़े की यदि बात करूं तो इसकी एज भी 60 वर्ष मानी जाती है। ठीक है, तो ये तो केवल कुछ जंतु हैं, उनकी एज के बारे में बात की हुई है। यदि मैं इन प्लांटों की बात करूं तो गुलाब की जो एज है वो 5 से 7 वर्ष गुलाब की। ठीक है, केला का जो पेड़ होता है ना, इसकी भी 20 से 22 साल या 25 वर्ष तक मानी जाती है, केले के पौधे की ना। हाँ, धान का जीवन काल केवल 3 से 4 मंथ ही होता है, क्योंकि आप जानते हैं यह 1 वर्षीय प्लांट है। ठीक है, बरगद की जो एज है ना वो 200 से 300 वर्ष होती है, लेकिन
कुछ उद्यानों में ऐसे भी बरगद हैं जिनकी एज 500 वर्ष तक है, ठीक है। लेकिन हमें एवरेज आयु पढ़नी होती है तो वो 200 से 300 वर्ष एवरेज आयु एक बनैन ट्री यानी कि बरगद की मानी जाती है, ठीक है। कोआ, कोआ की यदि मैं बात करूं तो इसकी एज 15 वर्ष होती है। वहीं मैं तोते की यदि बात करूं तो आपको सुनकर जरा अजीब लगेगा कि इसकी एज 140 वर्ष होती है। तोते की एज 140 वर्ष, ठीक है। फलमक्खी की मैं बात करूं, अच्छा फलमक्खी से हम अगले चैप्टरों में एक बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आनुवांशिकी जब हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स जिसमें मेंडल का जिक्र किया जाएगा, उसमें इससे संबंधित एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है फलमक्खी से ना, वहाँ इसको पढ़ेंगे। फलमक्खी को हम ड्रोसोफिला के नाम से भी जानते हैं, फ्रूट फ्लाई, ठीक है। तो इस जो फलमक्खी होती है इसकी एज 2 से 3 सप्ताह होती है ना, और इसकी जो एज होती है वो 1 से 2 सप्ताह होती है, ठीक है भाई। किसकी? तितली की, तितली की एज, बटरफ्लाई जिसको बोलते हैं ना। तो देखिए ये जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं, केवल आपको इन्हीं जीवों की जीवन अवधि याद करनी है केवल, है ना। हाँ, सबसे पहले मैं बात करूं हाथी की तो इसकी जीवन अवधि 60 से 90 साल मानी गई है। कुत्ते की मैं बात करूं तो 12 से 15 वर्ष। वहीं मैं गाय की बात करूं तो 20 से 25 वर्ष, और मैं मगरमच्छ की बात करूं तो 60 वर्ष, ठीक है। ऐसे ही कछुआ की जो एज होती है वो 100 से 150 वर्ष आंकी गई है। घोड़ा की जो एज है वो 60 वर्ष मानी गई है। वहीं गुलाब की 5 से 7 वर्ष, है ना। इस प्लांट की जीवन अवधि होती है 5 से 7 साल। केला का जो पौधा होता है उसकी 20 से 22 साल तक की एज होती है। धान की 3 से 4 महीने होती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं ये एक सीजन की फसल है, ये जो ना बरसात ऋतु में की जाती है। बरगद, इसकी एज 200 से 300 वर्ष मानी गई है। कौआ 15 वर्ष, तोता 140 वर्ष, फलमक्खी 2 से 3 सप्ताह और तितली 1 से 2 सप्ताह, ठीक है। तो ये कुछ जीवों की जीवन अवधि, ठीक है भाई। तो हमारा इस चैप्टर का एक पहला टॉपिक कंप्लीट है जिसका नाम है जीवन अवधि, जिसको बोलते हैं लाइफ स्पान। चलिए मैं एक बार इसको 1 मिनट में रिवाइज करा देता हूं, सुनिए। सबसे पहले आपसे एक डेफिनेशन पूछी जा सकती है 1 नंबर की, वो बोलेगा कि जीवन अवधि क्या है। तो एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन होती है जीवन अवधि की। क्या होती है कि किसी भी जीव की जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के काल को हम उस जीव की क्या बोलते हैं? जीवन अवधि बोलते हैं, ठीक है। ये तो डेफिनेशन हुई। मैंने आपको नोट में एक बात और लिखाई थी कि जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो भी एक कोशिकीय जीव होते हैं, वो जीव कैसे माने गए हैं? अमर माने गए हैं, इमोर्टल्स माने गए हैं। रीजन, उनमें अलैंगिक जनन होता है, अर्थात अलैंगिक जनन की एक विधि द्वारा जनन होता है जिसका नाम है द्विखंडन, और उस द्विखंडन विधि से वो अपने आप को दो जीवों में बांट लेता है, ठीक है, और नया जीवन यापन करता है। बस इसी प्रकार वो अपने आप को डिवाइड करता रहता है और अपने आप को सरवाइव करता रहता है, ठीक है। इसलिए उनकी कभी भी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती। उसके बाद हमारे सिलेबस में कुछ जीवों की जीवन अवधि दी हुई है, तो आपको केवल इन्हीं जीवों की जीवन अवधि पढ़नी है, ठीक है, जो मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिखे हुए हैं, ठीक है भाई। केवल आपको ये समझना है। बाकी के जो नोट्स की बात है मैंने आपको बता दी थी, वो मैं आपको पीडीएफ दूंगा, क्योंकि आप जब इसको लिखेंगे तो क्या होता है, कई बार कोई बच्चा पीछे रह जाता है। अब मुझे तो नहीं पता चलेगा ना कि कौन सा बच्चा पीछे रह गया है या क्या है ना, तो उसकी पढ़ाई डिस्टर्बेंस होती है, ठीक है। तो आप टेंशन मत लो, केवल आपको ये लाइन पढ़ के यहाँ से, ये नोट्स मैं आपके लिए इसलिए यहाँ पे बना रहा हूँ ताकि आपको कोई भी शब्द टिपिकल नहीं लगे, केवल इसलिए, ठीक है। चलिए आगे चलें। तो ये हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ जिसका नाम है जीवन अवधि। अरे ये भी मिट गया, मिट जाने दो।
अब जीवन अवधि के बाद हम एक नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और उस टॉपिक का नाम है जनन, ठीक है। जनन, जिसको इंग्लिश में आप सभी जानते हैं रिप्रोडक्शन बोलते हैं, रिप्रोडक्शन, ठीक है भाई, रिप्रोडक्शन। देखिए, तो सबसे पहले हम जनन की एक डेफिनेशन देखेंगे कि भाई आखिर जनन कहते किसे हैं, है ना, रिप्रोडक्शन कहते किसे हैं। तो सुनिए, परिभाषा बहुत ही सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। देखो, किसी भी सजीव के द्वारा, किसी भी सजीव के द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करना, अपने समान संतति उत्पन्न करना जनन कहलाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन है जनन की, जिसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और ये डेफिनेशन तो मैं आपको पता नहीं जन कितनी बार 11th क्लास में बता चुका हूँ, ठीक है। आपको ये बहुत अच्छी तरीके से याद होगी, है ना, क्योंकि कोई भी ऐसा टॉपिक मतलब जो 12th से रिलेटेड है मैंने आपके लिए 11th क्लास में छोड़ा ही नहीं, ठीक है। हर टॉपिक में आपको बताता रहता था कि भाई इसके बारे में हम 12th क्लास में भी बात करेंगे, ठीक है, आपको सभी को याद है। तो देखिए, जनन क्या है। जनन कि भाई कोई भी सजीव हो, अरे भाई निर्जीव की बात थोड़ी करेंगे हम, है ना, हम यहाँ केवल सजीव की तो बात करेंगे। तो कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम सजीव बोलते हैं ना, तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा या सजीव के द्वारा जब अपने समान संतति उत्पन्न की जाती है तो हम उसे उस जीव का जनन कहते हैं। समान संतति से मतलब जैसे मानव जो होता है वो एक अपने जैसी संतति उत्पन्न करता है, अपनी जैसी संतति, ठीक है। और गाय होती है, उस गाय का जो बछड़ा होता है उसका बछड़ा बिल्कुल उसके ही जैसा होता है, ठीक है। हाँ, देखो कई बार मैं आपको बता दूं कि नीट एग्जाम में कुछ जंतुओं के बच्चों के नाम भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। नाम मतलब जैसे आपको याद होगा, जैसे हाँ मैं आपको क्या बताऊं, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि मैमथ, हाँ सॉरी, हाथी के बच्चे को क्या कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा था नीट में ना। तो हाथी के बच्चे को ना मैमथ बोला जाता है, ठीक है। जैसे गाय के बच्चे को हम बछड़ा कहते हैं ना हमेशा, है ना, कुत्ते के बच्चों को पिल्ला कहा जाता है ना, याद है ना आपको। हाँ, तो ऐसे ही क्वेश्चन कई बार नीट में भी पूछ ले जाते हैं कुछ जंतुओं के बच्चों के नाम, ठीक है। हाँ देखिए भाई, तो जनन एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि कोई भी सजीव जो होता है जब अपने समान संतति उत्पन्न करे तो हम उसे क्या बोलते हैं भैया, जनन बोलते हैं, ठीक है। तो कितनी सिंपल डेफिनेशन है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, चलिए याद हो जाएगी आराम से, है ना, कि किसी भी सजीव के द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। जैसे गाय के द्वारा अपने जैसे बच्चे का उत्पन्न करना, मानव के द्वारा अपने जैसे बच्चे उत्पन्न करना, ठीक है, मतलब बिल्कुल अपने समान संतति उत्पन्न करना है, ठीक है, वही घटना जनन कहलाती है। चलिए, तो ये जनन की डेफिनेशन हुई। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि जनन के प्रकार। अब यहाँ से हमारा जो सिलेबस का जो चैप्टर के जो मोस्ट टॉपिक है ना वो स्टार्ट है अब, ठीक है, वो स्टार्ट है। तो सबसे पहला जो मोस्ट टॉपिक चल रहा है यहाँ पर वो जनन के प्रकार हैं, जिनका हमें फुल एक्सप्लेनेशन करना है और फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट, है ना। चलिए भाई, तो प्रकार की मैं बात करूं तो जनन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है जनन? दो प्रकार का होता है। अपनी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ दो प्रकार का, तो दो ही प्रकार का हमें पढ़ना है। तो सुनिए, पहला जो जनन है वह होता है अलैंगिक जनन, ठीक है।
सेकंड जो है वो है लैंगिक जनन। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यही बात याद होनी चाहिए कि भाई जो जनन होता है वो टोटल दो प्रकार का होता है। एक तो अलैंगिक जनन जिसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है, और एक लैंगिक जनन जिसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात याद हो गई कि भाई जनन होता क्या है और ये कितने प्रकार का होता है ना। तो बहुत ही सिंपल सी तो इसकी डेफिनेशन थी कि कोई भी सजीव जब अपने समान संतति उत्पन्न करे तो हम उसे जनन कहते हैं। ये जो जनन होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए अब हम एक एक करके इन दोनों प्रकार के जननों का डिटेल में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जिसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से भी जानते हैं। अलैंगिक जनन, सुनिए भाई, तो क्या है अलैंगिक जनन, इसकी एक डेफिनेशन कर लेते हैं। सबसे पहले अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन की डेफिनेशन भी मैं आपको कई बार बता चुका हूं, फिर हम यहां पे एक बार इसका फिर जिक्र कर रहे हैं। तो सुनिए, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन हम यहां पर लिखेंगे। ऐसा जनन जिसमें युग्मक निर्माण व युग्मक संलयन नहीं होता। ऐसा जनन जिसमें युग्मक निर्माण व युग्मक संलयन नहीं होता अलैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, कई बार आप इस डेफिनेशन को पढ़ चुके कि भाई अलैंगिक जनन क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। तो देखो कितनी सिंपल सी डेफिनेशन है कि भाई ऐसा जनन जिसमें ना तो युग्मक बनाने की आवश्यकता पड़े, और भाई जब युग्मक ही नहीं बन रहे हैं तो युग्मकों का फ्यूजन क्यों होगा, गैमेट का फ्यूजन क्यों होगा भाई, युग्मक संलयन भी नहीं होगा। क्योंकि आपने पढ़ा है कि जब भी लैंगिक जनन होता है किसी भी प्राणी में तो उसमें नर और मादा दो प्रकार के गैमेट बनते हैं, और ये गैमेट जब आपस में फ्यूज होते हैं, है ना, नर और मादा गैमेट जब आपस में फ्यूज यानी कि मिक्स होते हैं, संलित होते हैं, तो हम उसे फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। ठीक है, तो लैंगिक जनन की जो डेफिनेशन है ना वो इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगी। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पर बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन आपको लिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। यदि मैं यहीं आपसे ऐसे पूछूं कि लैंगिक जनन क्या है तो आपको केवल इतना कहना है, ऐसा जनन जिसमें युग्मक निर्माण व युग्मक संलयन होता है, केवल होता है तो है लैंगिक जनन। और अगर आप ऐसे बोलेंगे कि जिसमें युग्मक निर्माण व युग्मक संलयन यानी कि गैमेट फॉर्मेशन और गैमेट फ्यूजन नहीं होता है तो हम उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं, अलैंगिक जनन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो एक सिंपल सी बात हो गई कि अलैंगिक जनन जो होता है उसमें न तो युग्मक बनते हैं और ना ही युग्मकों का फ्यूजन होता है। क्योंकि सिंपल सी बात है, यदि आप युग्मक ही नहीं बना रहे तो युग्मकों का फ्यूजन कहाँ से होगा। ठीक है, तो आपको ये बहुत अच्छी डेफिनेशन याद हो गई होगी है ना कि भाई न तो युग्मक निर्माण हो और न ही युग्मकों का संलयन हो, तो ऐसे जनन को हम क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन बोलते हैं। ठीक है, चलिए मैं यहीं पर आपको एक इम्पॉर्टेंट नोट लिखा रहा हूं, इम्पॉर्टेंट नोट, और मैं आपको बता दूं
मैंने अपने नोट्सों में इस नोट को जब अलैंगिक जनन का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया था वहां पर लिखाया है। ठीक है, मतलब जो मैं आपके सामने अब ये नोट लिख रहा हूं ना, ये नोट आपको पीडीएफ में जब आपका अलैंगिक जनन कंप्लीट हो गया है वहां मैंने इसको लिखाया था, है ना। अब मैं इसको यहीं पर बता रहा हूं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, सुनिए। क्या है भाई, सुनते जाना आप केवल। अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति, अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति आकारिकीय व आनुवांशिकी दृष्टि से अपने जनक के समान होती है, अपने जनक के समान होती है, अतः इन्हें क्लोन कहा जाता है। सुनिए, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं वीडियो के स्टार्टिंग में कि इस चैप्टर में जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनकी संभावनाएं ज़्यादा होंगी वो मैं आपको बिल्कुल साथ साथ में बताता हुआ चलूँगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात यही होती है कि आपको पता चले कि आखिर इस चैप्टर से किस प्रकार का कौन सा और कैसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो सुनिए, ये जो नोट है ना, ये जो नोट है ये मैंने नोट्सों में भी इंपॉर्टेंट लिख रखा है और मैं यहाँ पर इसको VVM कर रहा हूँ, वेरी वेरी मोस्ट। इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन है, जो नोट है, वो ये वाली लाइन है। बिल्कुल 100% इससे क्वेश्चन बनेगा, 100%। ठीक है, आप देखना, ध्यान से सुनो। पहले ये मैंने क्यों लिखा है, तभी तो मैंने इसको अभी कराया है। ठीक है, सुनिए ध्यान से। बिल्कुल VVM लिख दिया ना तो बिल्कुल 100% मानो इसको। ठीक है, सुनो। देखो, यदि मैं आपको इस लाइन को लिखा दूं, है ना, और इसको बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन नहीं करूं, आपको मैं नहीं बताऊं कि इससे क्वेश्चन कैसे आता है, तो आपकी पूरी पढ़ाई बेकार है। समझ रहे आप मेरी बात को? आप इसको याद तो कर लेंगे, लेकिन जब यहां से क्वेश्चन बनता है ना तो आप भूल जाएंगे कि इसका आंसर कहां से दें। तो पहले क्वेश्चन के तरीके सुनो। यहां से दो प्रकार से क्वेश्चन बनता है, दो प्रकार से क्वेश्चन इस नोट से बना है भैयाओ। काफी बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। यदि किसी बच्चे के पास पुराने अपने भाई बहन की कोई गाइड पड़ी हो, NCERT सिलेबस जिसने पढ़ा है, तो मैं आपको बता दूं उसमें 2-3 साल के प्रीवियस बोर्ड एग्जाम आते हैं, तो आप उन एग्जामों को देखना। जिनको मैं बताऊंगा ना, जिनको मैं मोस्ट बताऊंगा और उनकी संभावनाएं आपको वहां पर ज़्यादा देखने को मिलेंगी। वो एग्जाम में लगभग हर बार से क्वेश्चन आए हुए होंगे। ठीक है, बिल्कुल, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। सुनिए, अब यहां से क्वेश्चन सुनो। पहले देखिए, ये जो नोट आपको दिख रहा है, पहले तो इस नोट को हम पढ़ते हैं ना, एक बार पढ़ते हैं। सुनिए, देखो, इस डेफिनेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है भाई अलैंगिक जनन की, कि भाई अलैंगिक जनन होता क्या है। तो बहुत सिंपल है, ऐसा जनन जिसमें ना तो युग्मक निर्माण हो और न ही युग्मक संलयन हो, अलैंगिक जनन कहलाता है। सिंपल सी डेफिनेशन है। अब एक मैंने नोट जो आपके सामने लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको आज ही आप याद कर लेना। ठीक है, सुनिए, अब ध्यान सुनो। पहले मैं लाइन पढ़ रहा हूं, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा ना। लाइन देखिए, अलैंगिक जनन से उत्पन्न, भाई कोई भी जीव है, यदि उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, भाई हो रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, तो उससे कोई संतति तो उत्पन्न होगी, कोई ऑफ स्प्रिंग तो उत्पन्न होगी भैया। संतति को इंग्लिश में ऑफ स्प्रिंग कहा जाता है। ठीक है, हाँ, तो आप मुझे बताइए
कोई भी जीव में यदि अलैंगिक जनन आप करवा रहे हैं तो क्या वो संतति उत्पन्न नहीं करेगा क्या? बिल्कुल करेगा। तो ये कह रहा है उस संतति के बारे में, ऐसी संतति जो अलैंगिक जनन से उत्पन्न हुई है ना, उस संतति के बारे में ये कुछ कहना चाह रहा है। तो जरा इसकी सुनिए ये क्या कहना चाह रहा है। देखिए कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति आकारिकीय, अंडरलाइन किया हुआ है, ध्यान से सुनना। आकारिकीय का मतलब आकार में, शेप एंड साइज में, ठीक है। और आनुवांशिकी दृष्टि से, आनुवांशिकी का मतलब उसके जो गुण होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण चलते हैं ना, उन गुणों की बात कर रहा है ये। तो ध्यान से सुनो, अलैंगिक जनन से जो उत्पन्न संततियां होती हैं वो एक तो आकार में और आनुवांशिक दृष्टि से अपने जनक के कैसी होती हैं? समान होती हैं। कहने का मतलब है कोई भी जीव यदि अलैंगिक जनन से कोई संतति उत्पन्न करता है तो वो उत्पन्न जो संतति है ना, वो अपने उस जीव के जैसी दिखाई देगी जिससे उसने जन्म लिया है, ठीक है। अब चलो पहले मैं आपको बताऊं, जैसे हमें हमारे माता पिता ने जन्म दिया तो हम ना बिल्कुल उनसे भिन्न है, शेप एंड साइज में, कहीं आनुवांशिक दृष्टि से कुछ गुण हम में चेंज हो जाते हैं। तो बताओ हम भिन्न है ना। अच्छा, क्लोन शब्द क्या है? क्लोन आप कॉपी को कहते हैं, फोटो कॉपी मान लीजिए, हूबहू कॉपी को हम क्लोन बोलते हैं ना, क्लोन बोला जाता है। तो वो ये कह रहा है कि कोई भी जीव जब अलैंगिक जनन करता है तो उससे जो संतति उत्पन्न होती है ना, वो संतति अपने जनक के कैसी होती है? बिल्कुल समान होती है। अतः इन संततियों को आप क्या बोल सकते हैं भैया? क्लोन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? क्लोन। यहां क्लोन किसको कहा जा रहा है? जो इसकी संतति है ना, उसको क्लोन कहा जा रहा है। ध्यान से सुनो, कौन सी संतति? जो अलैंगिक जनन से उत्पन्न हुई है। क्या कह रहे हैं उस संतति को? क्लोन कह रहे हैं। रीजन कि ये अपने जनक के बिल्कुल कैसे हैं? समान है। तो भैया जो जनक के समान है, जनक की कॉपी है, तो आप उनको क्लोन नहीं कह सकते क्या? बताओ, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन ये था। क्वेश्चन कैसे आया मैं आपको बता दूं कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न संततियों को क्या कहा जाता है। ये पहले प्रकार का क्वेश्चन है। तो सिंपल सी बात है ना कि अलैंगिक जनन से जो संतति उत्पन्न होती है उन्हें क्या कहा जाता है? क्लोन। एक क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन पे जरा ध्यान से सुनो, वो कैसे दिया था इसने ना। वो क्वेश्चन ऐसे ही घुमाता है, केवल आपको समझाने वाला होना चाहिए, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन पे आपकी पकड़ होनी चाहिए कि क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, वही चीज मायने रखती है ना। तो देखिए, पहला क्वेश्चन तो बहुत नॉर्मल था ना कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न संततियों को क्या कहा जाता है, तो उसका आंसर है क्लोन। ये बिल्कुल लाइन क्लियर कर रही है। अच्छा, सेकंड प्रकार का क्वेश्चन जरा देखो, उसका दिमाग देखो एग्जामिनर का ना। उसने क्या क्या लिखा कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न संततियों को क्लोन कहा जाता है। ये क्वेश्चन चल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, ऐसे बोर्ड में आया था कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न संततियों को क्लोन कहा जाता है। दो कारण दीजिए। दो कारण, समझ रहे हैं आप मेरी बात को, कि कोई ऐसे दो कारण बताओ जिस वजह से आप अलैंगिक जनन से उत्पन्न जो संतति है इसको क्लोन कह रहे हैं। ये क्वेश्चन था। तो आपको इस लाइन में दो कारण क्लियर नजर आ रहे हैं कि जो संतति अलैंगिक जनन से उत्पन्न होती है ना, वो एक तो आकार की दृष्टि से, अरे भैया कारण है ये। आपने क्या देखा? आपने देखा हो भैया या को इसका शेप एंड साइज है जो इसके अपने माता पिता के जैसा है। अब माता पिता तो एक ही होते हैं उसके ना, क्योंकि एक ही जीव भाग लेता है लैंगिक जनन में ना। ये आगे मैं आपको बात बताऊंगा। तो देखो, आकार की दृष्टि से और आनुवांशिक की दृष्टि से ही तो आप उसको समान बोल रहे हैं, है ना। तो क्लोन कहने के लिए
जब आपने उसको क्लोन कहा तो आपने दो कारण देखे, दो रीजन से आपने उसको क्लोन कहा कि ये जो संतति है ना, ये अपने जनक के आकार में और जनक के जैसी आनुवांशिक गुणों जैसा है, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, क्लोन कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे दो क्वेश्चन इस लाइन से पूछे जाते हैं। दोबारा बता रहा हूं, पहला क्वेश्चन अलैंगिक जनन से उत्पन्न संततियों को क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर है क्लोन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन अलैंगिक जनन से उत्पन्न संततियों को क्लोन कहा जाता है, दो कारण दीजिए। बिल्कुल डिटो ऐसे ही क्वेश्चन आया था जो मैं आपसे कह रहा हूं कि दो कारण दीजिए, तो आपको क्या कहना है कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति आकारिकीय पहला कारण हो गया और आनुवांशिक रूप से अपने जनक के समान होती है, अतः हम इसको क्या कह सकते हैं, क्लोन कह सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो कितनी सिंपल सी लाइन है, लेकिन इस लाइन से देखो आप कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, दो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट रूप से यहां पे रिपीट होकर आते हैं। कई बच्चे मेरे से बोलते हैं कि सर ये तो पिछली बार आ गया, इस बार नहीं आएगा। मैं उनसे कहता हूं कि ये जो एनसीईआरटी सिलेबस है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रिपीट करके देता है, 100% देता है। ठीक है, और रिपीट होकर आते हैं। समझ में आ गई बात? तो आप बिल्कुल इस भ्रम में मत रहना कभी भी कि ये क्वेश्चन पिछली साल आ गया है, पिछली बार आ गया है, इस बार नहीं आएगा ना। गारंटी के साथ कहता हूं मैं, एनसीईआरटी जितनी भी प्रीवियस एग्जाम है आप देख लेना, उनमें बहुत क्वेश्चन रिपीट होकर आते हैं। ठीक है, तो ये बातें मेरी आपको याद रहेंगी। यहाँ पे कोई दिक्कत इस टॉपिक में बताइए। ठीक है, डेफिनेशन थी अलैंगिक जनन की, और मैंने एक नोट आपको जो वेरी वेरी मोस्ट करके बताया है, इसको तो आज अभी याद कर लेना। ठीक है, क्या कि भैया अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति को क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन अलैंगिक जनन से उत्पन्न संततियों को क्लोन कहा जाता है, दो कारण दीजिए। तो आपको लिखना है कि ये आकारिकीय और आनुवांशिक दृष्टि से अपने जनक के समान है, अतः इन्हें क्लोन कहते हैं। ये दो कारण हो गए, एक तो आकार वाला और एक आनुवांशिक रूप वाला। समझ में आ गई बात? तो ये बात है भैया, यहां तक बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो अभी से याद कर लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है, एक साल बाद आपको मिलेगा ये बोर्ड एग्जाम में देखने को, है ना, जब आपको मेरी बातें याद आएंगी ये। चलिए तो आगे बढ़े। अलैंगिक जनन तो हमारा चल ही रहा है, उसमें हमने अभी डेफिनेशन देखी, उसकी बहुत ही सिंपल सी परिभाषाएं हैं, और यहाँ जो मैंने नोट आपको लिखा वो तो है ही बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आगे एक टॉपिक अलैंगिक जनन की विधियां, मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अलैंगिक जनन की विधियां। सुनिए भाई, तो जो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ध्यान से सुनो, यह एक टॉपिक है। देखो हम अब जैसे मैं आपको बता दिया है कि मैं जब भी नोट्स बनवाता हूँ ना, तो एकदम बहुत ही सटीक और अच्छे नोट्स है ना, जिससे आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आए। एक बात आप मेरी याद रखना, जिस बच्चे के जितने अच्छे नोट्स होते हैं ना, उनको पढ़ने में उतना ही इंटरेस्ट आता है। ठीक है, तो आप नोट्स भी ऐसे बनाना, बिल्कुल ब्यूटीफुल जिसको बोलते हैं, है ना, हंसो मत आओ। ठीक है, हाँ चलिए, तो ये अलैंगिक जनन की विधियां आ रही है, मेरी बात समझ में। सुनिए टॉपिक क्या कह रहा है, टॉपिक ये कह रहा है कि भाई जो सजीवों में अलैंगिक जनन होता है वो किन किन विधियों से हो सकता है। ठीक है, कि मतलब कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं जिनसे जीव अलैंगिक जनन करते हैं। तो हम उन विधियों का पहले नाम लिखते हैं, फिर एक एक करके उनके बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देना चाहता हूँ कि भाई अलैंगिक जनन निम्न विधियों से होता है। उनमें सबसे पहली जो विधि है ना, उस विधि का नाम है विखंडन। विखंडन, ठीक है। सेकंड जो विधि है इसका नाम है मुकुलन।
ठीक है, विखंडन, मुकुलन। थर्ड जो विधि है वो है बीजाणुओं द्वारा। ठीक है, नंबर 4 जो विधि है वो है खंडन। नंबर 5 जो विधि है वो है कायिक जनन, या आप इसको कायिक प्रवर्धन भी बोल सकते हैं, कुछ भी आप बोल सकते हैं। और नंबर 6 जो विधि है वो है पुनरुद्भवन। ठीक है, पुनरुद्भवन। देखिए, विखंडन जिसको फीजन बोला जाता है, मुकुलन जिसको इंग्लिश में बडिंग बोलते हैं, बीजाणु, बीजाणुओं द्वारा जिसको बाइस्पोर बोलते हैं, खंडन जिसको आप फ्रेगमेंटेशन बोल सकते हैं, कायिक जनन, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन इसको बोला जाता है, कायिक प्रवर्धन को। ठीक है, अगर मैं कायिक जनन लिख रहा हूं तो मैं यहां वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन लिख सकता हूं, लेकिन मैंने यहां पर वेजिटेटिव प्रोपिगेशन इसलिए लिखा है क्योंकि इसका मतलब आप कायिक प्रवर्धन समझो। ठीक है, ठीक है, तो चलो आप कंफ्यूज मत हो। ये कायिक जनन यदि मैं लिख रहा हूं ना, चलो मैं इसको पुनरुद्भवन ही कर देता हूँ, प्रवर्धन भी कर देता हूँ। ठीक है, कायिक प्रवर्धन। ठीक है, और लास्ट है पुनरुद्भवन जिसको हम बोलते हैं रीजनरेशन। ठीक है, सुनो, ये जो 6 विधियां हैं उन विधियों से किसी जो जीव होते हैं जिनमें अलैंगिक जनन होता है वो इन 6 विधियों के द्वारा अलग अलग प्रकार से होता है। ठीक है, तो हम अपने इस चैप्टर में केवल यही चीज समझने की कोशिश करेंगे कि ये विधियां किस प्रकार जीवों में संपन्न होती हैं। ठीक है, हाँ, यहां से भी एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कम संभावनाएं रहती हैं, बिल्कुल कम संभावना रहती हैं, क्योंकि एक बात मेरी अभी आप यहां पे सुन लीजिए। एनसीईआरटी सिलेबस में देखो, आरबीएसई सिलेबस और एनसीईआरटी सिलेबस में वास्तव में ही बहुत अंतर है। ठीक है, हाँ, सुनिए मेरी बात। एनसीईआरटी सिलेबस में बोर्ड एग्जाम में लगभग 5 या 7 नंबर के बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिक क्वेश्चन का मतलब मैं आपको बता दूं, बेसिक क्वेश्चन उनको बोलते हैं जिसमें मतलब अलग तरीके के क्वेश्चन होते हैं कि जैसे आप ये होते तो आप उसको क्या सलाह देते ना, ऐसा हो जाता तो वो उसको कैसे कर पाते। जैसे मैंने आपको कई बार कुछ क्वेश्चन आपको 11th क्लास में भी बताए थे। जैसे यदि आपको याद हो कि शुक्राणु के एक्रोसोम को क्षतिग्रस्त कर दिया जाए तो कौन सी क्रिया प्रभावित होगी, है ना। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। ये एक बेसिक क्वेश्चन हो गया है ना। हाँ, आपसे पूछ रहा है वो कि क्या हो सकता है ऐसा हो जाए तो ना, उनको हम बेसिक क्वेश्चन बोलते हैं। अभी यहाँ पर एक बेसिक क्वेश्चन जो 2-3 और बेसिक क्वेश्चन है जो इसी चैप्टर में आगे आने वाले हैं, उनका भी हम जिक्र करेंगे, है ना। वो भी बेसिक क्वेश्चन ही माना जाता है। जो मैंने आपको बताया था कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न संततियों को क्लोन कहा जाता है, 2 कारण दीजिए क्यों ना। हाँ, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। कुछ ऐसा भी यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि आप बायोलॉजी स्टूडेंट होने के नाते किसी मधुमक्खी पालन को क्या सलाह देंगे। तो ये सारे बेसिक क्वेश्चन होते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 3 और 4 क्वेश्चन बायोलॉजी के हर बोर्ड एग्जाम में बेसिक आते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 में 2-3 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनकी संभावना ज्यादा होती है। ठीक है, अच्छा, ये 2 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का चैप्टर है ना, तो 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था वो कि 2 कारण बताओ केवल। ये 2 नंबर का क्वेश्चन था। समझ में आ रही मेरी बात। हाँ, और अलैंगिक जनन से उत्पन्न संततियों को क्या कहते हैं, क्लोन, ये 1 नंबर का ऐसे क्वेश्चन था। ठीक है, तो बिल्कुल देखो, कुछ आपको ऐसे ही डराते हैं कि इतनी टिपिकल है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, ऐसे आते हैं।
मैं कहता हूँ आपसे, हमेशा कहता हूँ कि बायोलॉजी का जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है ना, वो इतना सिंपल होता है ना, जिसकी कोई कल्पना भी आप नहीं कर सकते ना। 3.25 घंटे की जगह पे आप किसी भी बच्चे से पूछ लेना जो यहाँ पे मेरे से पढ़ गए, 1.5 और 1.25 घंटे से ज़्यादा किसी ने आज तक नहीं लिया एग्जाम में। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? मैं उनसे यही बात कहता हूँ कि आप इस पूरे एग्जाम को 1.5 घंटे में कंप्लीट कर देंगे, लेकिन आप तरीके से उसको लिखना। आप ऐसे मत सोचना कि पता नहीं कितना बड़ा एग्जाम आएगा, क्या होगा ना, आपको बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है। ठीक है भाई? हाँ, चलिए टॉपिक पे आइए। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो अलैंगिक जनन की विधियां पढ़ रहे हैं, और आपके सामने स्क्रीन पर ये 6 विधियां आपको क्लियर दिखाई दे रही हैं कि ऐसी विधियां हैं जिनसे किन्हीं भी प्राणियों में अलैंगिक जनन संपन्न होता है ना। देखिए, तो सबसे पहली जो विधि है उसको हम विखंडन बोलते हैं, इंग्लिश में इसको फिजन बोला जाता है। दूसरा है मुकुलन, जिसको हम बडिंग बोलते हैं। तीसरी है बीजाणुओं द्वारा, जिसको हम बाइस्पोर्स बोलते हैं। चौथी है खंडन, जिसको हम फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। पांचवी है कायिक प्रवर्धन, जिसको मैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलता हूँ। और लास्ट है पुनरुद्भवन, जिसको हम रीजनरेशन बोलते हैं। मैं इन सभी विधियों को आपको इनका जिक्र मैं आपसे 11वीं क्लास में भी कर चुका हूँ, आपको याद होगा ना। जैसे मैं आपको बता दूं, एक बार जब मैंने आपको छिपकली वाली बात बताई थी, जिसकी है ना पूंछ टूट जाती है, अंगोच्छेदन जिसको बोलते हैं, है ना। तो ऐसी घटना पुनरुद्भवन की होती है, जो हाइड्रा वगैरह, प्लेनेरिया वगैरह इनमें पाई जाती है ना। ऐसी सारी घटनाएं हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है भाई? हाँ, ठीक है। तो अब ये जो विधियां हैं, इनकी जो बातें हैं हम कल के लेक्चर में करेंगे। ठीक है? तो कल जो हम स्टार्ट करेंगे अपनी अलैंगिक जनन की पहली विधि से करेंगे। ठीक है? और मैं आपको एक बार फिर बता देना चाहता हूं कि आपको नोट्स तो प्रोवाइड हो ही जाएंगे। आप 2 प्रकार के पेन्स यूज करना। ठीक है? और स्पाइरल बाइंडिंग या जैसी भी आपको उचित लगे एक बड़ी कॉपी बनाना। नोटबुक 80 रुपये की या 100 रुपये की कम से कम होनी चाहिए। ठीक है? बिल्कुल तरीके से आप जब एक बार नोट्स को देख लेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि वास्तव में ही जो बायोलॉजी है वो कितनी सरल है। ठीक है? बिल्कुल पॉइंट वाइज हमें पढ़ते हुए चलना है। ठीक है? बिल्कुल पॉइंट वाइज। उसके अलावा आपको किसी भी प्रकार की कोई गाइड या बुक की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको मेरे द्वारा बनाए गए ये नोट्स ही पढ़ने हैं बस। ठीक है? तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी बातें जो हम करेंगे वो अगले लेक्चर में करेंगे। तो आज कि इस लेक्चर में, इस फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे जो समझाए, उनमें अभी आपको देखो 2-3 तो डेफिनेशन थी। एक तो जीवन अवधि की डेफिनेशन, एक जनन की डेफिनेशन और एक अलैंगिक जनन की डेफिनेशन। ठीक है? ये 3 तो डेफिनेशन है जो आपको आज ही याद हो जानी चाहिए। और एक जो मैंने नोट आपको लिखाया था, मैंने आज आपको 2 नोट लिखाए। एक नोट तो वो था कि आपको याद होना चाहिए कि जो एक कोष के जीव हैं जैसे अमीबा, पैरामीशियम, वो द्विखंडन विधि के द्वारा अमर होते हैं, क्योंकि ये अपने शरीर को 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं ना। और एक नोट जो मैंने अभी आपको बताया है इम्पॉर्टेंट। ठीक है? तो ये आज ही आपको याद होने चाहिए। ठीक है? अगलों को आप याद मत करो। मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ, पढ़ने का ये सबसे बेस्ट तरीका होता है कि जितना आपको एक दिन में पढ़ाया जाए आप उसको बिल्कुल कंठस्थ करते हुए चलें। ठीक है? समझ रहे हैं? उसको पीछे मत छोड़ना कि नहीं इसको कल कर लेंगे ना। इस बात को मैं काफ़ी बार आपसे क्लास में भी कहता रहता हूँ और आज भी आपसे कह रहा हूँ, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना। ठीक है भाई? चलिए, यदि कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में बताना। ठीक है? हाँ, किसी को कोई शब्द नहीं आ रहा है ना? ठीक है भाई? तो आप कमेंट में बता दिया करो, आपका रिप्लाई हम करते ही, आप सभी को बताइए। ठीक है? तो बाकी मिलते हैं कल।